Assalamu alaikum. This is session number 24 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491 and I am Usman bin Saif. This is the summary of what we have learned in the last session. हमने last session बहुत detailed था और उसमें हमने देखा था वही कॉन्सेप्ट्स हमने ओवरव्यू किए थे जो हमने पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमने उसे किस तरह से देखा था कि हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको एक दफ़ा हमने रिव्यू किया था अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आउट ऑफ दिस कोर्स. बिजनेस रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च में हम यूजुअली ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और हम इनकी सिर्फ जो हमारे जितने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग्स हैं टेस्ट हैं उनको हम कैलकुलेट मैनुअली नहीं करते. हम उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम SPSS करते हैं, एक्सेल करते हैं. एक्सेल में डाटा एंट्री बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन उसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं. SPSS एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर IBM SPSS जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन, सारे टेस्ट, हर चीज़ अवेलेबल है. और एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करना बहुत आसान होती है, तो हम एक्सेल में डाटा एंट्री कर लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं SPSS में. तो लास्ट सेशन में हमने अब देखा था, शुरू किया था हमने वो सारे वाइटल एलिमेंट्स या हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो देखे थे जो कि हमारे रियल रिसर्च के अंदर हम यूज़ करते हैं. जो चीज़ें थ्योरी तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े और हमने देखा कि रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन हमें जो चीज़ें एसेंशियली रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ रिसर्च, जो अंडरस्टैंडिंग्स हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हमने लास्ट सेशन में एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू की थी, रिव्यू की थी, डिस्कस की थी. सबसे पहले तो हमने देखा था डिज़ाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट. अगर रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है तो व्हाट आर द एलिमेंट्स, कैसे होगा. फिर बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस देखी थी. फिर हमने हाइपोथेसिस देखा था. फिर हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंसर्निंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, हम हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करते हैं, बेसिक हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इन दोनों का अप्लाई कैसे करते हैं, कि कौन सा कब एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा कब रिजेक्ट करते हैं. फिर क्रिटिकल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हमने इस कोर्स में एक एलैबोरेटेड प्रोसीजर पहले पढ़ा था जिसके अंदर हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाइपोथेसिस के देखे थे और हमने ये भी देखा था कि उनको हमने कैसे अप्लाई करना है और किन किन बातों का ख्याल करना है. लेकिन अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को बिल्कुल नैरो डाउन करके हम देखें तो उसमें सिर्फ 4 या 5 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमने पहले देखी थी कि पहला तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम अपना नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करें. नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब डेवलप हो जाता है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम उसके बाद देखते हैं हमने टेस्ट कौन सा लगाना है और इस पे टेस्ट लगेगा कौन सा. फिर हम उस टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और हमारे जो हाइपोथेसिस उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. अगर वो आपस में मैच करती हैं तो फिर हम वो डाटा कलेक्शन करते हैं. उसके बाद डाटा कलेक्शन के बाद हम उस पर वो टेस्ट अप्लाई करते हैं. टेस्ट अप्लाई करते हैं तो फिर जब रिज़ल्ट आता है तो हम रिज़ल्ट को फिर इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं कि आया हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है या नल हाइपोथेसिस ट्रू है. और ज़रूरी नहीं है, इसमें हमने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि अल्टरनेटिव ट्रू होगा. फिर हमने टाइप ऑफ एरर्स भी पढ़े थे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, अल्फा और बीटा हमने पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने लास्ट सेशन में एक और जो मेन चीज़ को ओवरव्यू किया था वो रिसर्च प्रोसेस था. रिसर्च प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं,
किस किस स्टेज से हो के कैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन जो है फाइनली हम एक रिसर्च रिपोर्ट ये बनाते हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कंक्लूजन, और इसके अलावा हम क्या बेसिकली क्या पर्पस क्या है सारी काम करने का इंडस्ट्रियल या मार्केटिंग रिसर्च का, टू टेक डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग में इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फिर हमने उसके बाद देखा था कि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, पैरामीट्रिक कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं। फिर हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में फ़र्क क्या है, डिवीजन कैसे हम कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक होता है कौन सा नॉन पैरामीट्रिक होता है, और कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, किस सिचुएशन में कैसा डाटा हो तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं। फिर हमने फर्दर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हमने देखा था कि दो तरह की स्टैटिस्टिक्स में दो तरह की आपके पास ब्रांचेस हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव में आप ग्राफ्स के ज़रिए फ्रीक्वेंसी, मीन, मोड ये सारे कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्रेंशियल के अंदर आप अब टेस्ट लगाते हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा जितने हैं हमारे का स्केल टेस्टिंग हो गई, ये सारे हमारे पैरामीट्रिक और या नॉन पैरामीट्रिक लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। सो ये एक ब्रीफ समरी थी जो कि हमने लास्ट सेशन में, सेशन नंबर 23 में इन मेन टॉपिक्स को हमने रिव्यू किया था और इनको रीलर्न किया था। हमने पहले ये सारे पढ़े हुए थे, हमने उनको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू किया ताकि हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन सब टॉपिक्स की डेवलप हो जाए। आज के टॉपिक में आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो मेन जो आज हम चीज़ देखेंगे, हमने पहले देख चुके हैं कि टेस्ट ऑफ एसोसिएशंस को हम देख चुके हैं लास्ट सेशन में। अब हम आज देखेंगे वही जो हमने अभी लास्ट बात की कि हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या देखा था, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमने टेस्ट ऑफ एसोसिएशंस देखे थे। आज हम टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे। इसी तरह ना सिर्फ इन्फ्रेंशियल में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आज हम पहले हमने टेस्ट ऑफ एसोसिएशन देखे थे, आज हम टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे। अब टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस जबकि हम जब बात करते हैं तो मीन जो है इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो मीन के अगर दो मीन्स के दरमियान अगर हम बात करें, आज के सेशन में हम सिर्फ मीन्स की ही बात करेंगे। अगर दो मीन्स के दरमियान बात करें तो कौन कौन से पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो टी टेस्ट है जो कि पैरामीट्रिक है। एनोवा किसे कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। फ्राइडमैन टेस्ट ये नॉन पैरामीट्रिक है। क्रुस्कल वालेस नॉन पैरामीट्रिक है। साइन टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, ये सारे नॉन पैरामीट्रिक हैं। हम पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, आज के सेशन में भी डिस्कस किया था, करेंगे कि हम क्या करना क्या चाह रहे हैं। हम इस वक्त जानना चाह रहे हैं कि अगर हमने डाटा एंट्री करके हमने SPSS के ऊपर रिजल्ट्स ड्रॉ किए तो SPSS हमें किस फॉर्मेट में क्या रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट को इंटरप्रेट क्या करते हैं, उन टर्म्स का क्या मतलब है। SPSS में हमने डाटा एंटर किया, हमने टेस्ट रन किया। नेक्स्ट सेशंस के अंदर अब हम देखेंगे कि SPSS कैसे उसमें टेस्ट रन कैसे करते हैं और डाटा एंट्री कैसी होती है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमने जब टेस्ट रन कर लिया तो करके SPSS ने हमें रिजल्ट किस फॉर्मेट में किस तरह का क्या रिजल्ट दिया। अब जो वो रिजल्ट जिस तरह का रिजल्ट देगा उसको हमने उस रिजल्ट का क्या मतलब है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हम उससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे, हम डिसीजन कैसे लेंगे, हम ये कैसे बता सकेंगे कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि अल्टरनेटिव ट्रू है। सो आज के सेशन में हमने मीन्स के बिटवीन द मीन्स हमने क्या देखना है, टेस्ट फॉर डिफरेंसेस देखना है, टेस्ट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स। और अभी हमने देखा इसमें कौन कौन से टी टेस्ट, एनोवा, फ्राइडमैन, क्रुस्कल, साइन, रैंक, ये सारे आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आस्क वेदर सैंपल्स कम फ्रॉम पॉपुलेशंस और डिफरेंट मीन्स।
नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर सैंपल्स डिफरेंट पॉपुलेशन से हों तो क्या होगा, और अगर एक और सिचुएशन देखें सेम पॉपुलेशन से हो लेकिन सैंपल मीन्स डिफरेंट हो। फिर देयर आर डिफरेंट टेस्ट इफ यू हैव 2 और मोर देन 2 सैंपल्स। अगर 2 सैंपल हों, हमने एक पॉपुलेशन से 2 सैंपल ड्रॉ किए तो उन दोनों के मीन्स भी अलग अलग आएंगे। अगर हमारे पास 2 सैंपल्स हों या 2 से ज़्यादा हों, एक ही पॉपुलेशन से हम ज़्यादा सैंपल्स ड्रॉ कर लें, फिर हम कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। पैरामीट्रिक है, टी टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक टेस्टिंग है। टी टेस्ट कंपेयर द मीन्स ऑफ 2 पैरामीट्रिक सैंपल्स। अगर 2 पैरामीट्रिक सैंपल्स हों तो हम क्या करते हैं, टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम टी टेस्ट कब इस्तेमाल करते हैं, कब लगाते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन हाइट ऑफ मेन एंड वुमेन। अगर 2 ग्रुप्स हम बना देते हैं, एक पॉपुलेशन है उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं, अब हम मर्द अलग कर लेते हैं, औरतें अलग कर लेते हैं, मर्दों का एक सैंपल ले लिया, औरतों का सैंपल ले लिया। अब हमने क्या देखना है कि जो मर्दों की हाइट्स हैं उनका मीन और औरतों की हाइट्स का जो मीन है उसमें क्या कोई डिफरेंस है, मीन में फ़र्क है। जनरली हम देखते हैं औरतों की हाइट्स कम होती हैं, मर्दों की ज़्यादा होती हैं। ज़ाहिरी बात है जब हाइट्स ज़्यादा होंगी तो मीन भी फ़र्क आएगा, मीन भी ज़्यादा आएगा, हाइट्स कम होंगी तो मीन भी कम आएगा। लेकिन हम टी टेस्ट लगा के ये जान सकते हैं कि इन दोनों की जो हमारे पास 2 पैरामीट्रिक सैंपल्स हैं इनके मीन्स में कितना डिफरेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अ रिसर्चर कंपेयर्ड द हाइट ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन हाई एंड लो लाइट लेवल्स। हर रिजल्ट्स आर शोन बिलो। Use a t-test to determine whether there is a statistically significant difference in the height of 2 groups. 2 ग्रुप्स हैं, एक प्लांट्स जो थे हमने लो लाइट में रखे, एक हाई लाइट में रखे। अब हमने उनके हाइट्स का मीन देखना है और देखना टी टेस्ट लगा के देखना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितना है दोनों की हाइट्स में। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हमने लास्ट एग्जाम्पल को दोबारा हम देख लेते हैं एक दफ़ा। इसमें हमने टी टेस्ट लगा के क्या देखना है, 2 ग्रुप्स हैं, एक लो लाइट में एक हाई लाइट में रखा और दोनों को प्लांट्स ग्रो किए तो दोनों की जो हाइट्स हैं उनका मीन ले लिया। अब मीन लेकर टी टेस्ट लगा के हमने देखना है कौन सा ग्रुप ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उससे हमें क्या पता चलेगा, जो ग्रुप ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा क्या होगा, हम उससे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि अगर हमने पौधा ग्रो करना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं तो हम हाई लाइट में रखें या लो लाइट में रखें। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। The data used in these examples were collected on 200 high school students and are scores on various tests including science, maths, reading and social studies. The variable female is a dichotomous variable coded 1 if the student was female and 0 if male. Dichotomous variable कौन से थे, जो कि जिनको नंबर टर्म्स में हम एक्सप्रेस करने के लिए कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे फीमेल है, हमने कहा फीमेल है तो हम उसे 1 कहेंगे, मेल है तो 0 कहेंगे। अब क्या हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो डाटा है वो हमने जो डाटा इस एग्जांपल के लिए यूज़ किया वो कहाँ से लिया, 200 हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे बेस करके है। अभी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देख लेते हैं। अब मिनिमम क्या है, राइटिंग में मिनिमम स्कोर क्या है, 31 है, मैक्सिमम 67 है। मीन क्या है, मीन स्टैटिस्टिक्स इज 52.7, स्टैंडर्ड डेविएशन 9.4 है।
वेरिएंस 89.8 है, स्क्यूनेस कितनी है -4.82, कर्टोसिस इज -0.750 और वैलिड एन या लिस्ट वाइज ए जिसके ऊपर हेडिंग दी हुई है ये क्या है 200 है। 200 क्या नंबर ऑफ सैंपल है। अब अगर हम इसे इन डिटेल देखें, ये सारी जितनी मैंने अभी स्पीक आउट की हैं टर्म्स, इनको हमने पहले सब पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। लेकिन अब हम इस एग्जाम्पल के कॉन्टेस्ट में देखेंगे, हमारे पास ये सामने रिजल्ट SPSS हमें इस तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल बना के दे देता है। हमने डाटा एंट्री की, उसने हमें टेबल बना के दे दिया। अब इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका क्या मतलब है, हमने ये भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। जब हमें पता होगा इनका मतलब क्या है, मतलब जानेंगे तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। वैलिड एंड लिस्ट वाइज, दिस इज द नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज। हमारा हम सैंपल है 200 का सैंपल है, हमने 200 के 200 का हमने टेस्ट किया। अगर ऐसा होता कि बीच में से कुछ मिसिंग वैल्यूज होती तो 189 ये फिगर रह जाता, बाकी 11 जो था वो हमारी मिसिंग वैल्यूज हो जाती। n is the number of valid observations for the variable. The total number of observation is the sum of n and the number of missing values. Minimum n क्या है, n हमारा टोटल जो सैंपल साइज है जिसमें अवेलेबल और मिसिंग दोनों हम शामिल करते हैं। वैलिड n क्या होता है, जो कि नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यूज है, फिर एक मिसिंग वैल्यूज होती हैं। मिनिमम इज, दिस इज द मिनिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सबसे कम मार्क्स। मिनिमम मैक्सिमम हमने पहले भी देखा था, पढ़ा था कि सपोज अगर एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें एक ए स्टूडेंट है जो कि 20 स्कोर करता है, बी स्टूडेंट जो है 40 स्कोर करता है, सी स्टूडेंट जो है 90 स्कोर करता है। तो मैक्सिमम जो स्कोर हुआ वो 90 है, जो मिनिमम स्कोर हुआ वो 20 है। This is the maximum or largest value of the variable, maximum. Now mean क्या होता है? This is the arithmetic mean across the observations. It is most widely used measure of central tendency. It is commonly called the average. The mean is sensitive to extremely large or small values. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी मीन क्या होता है। हम जब मीन को देखते हैं तो अरिथमेटिक मीन भी उसी को कहते हैं। मीन क्या होता है कि आप जितनी आपकी वैल्यूज़ हैं, अब 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी ने 20 लिए, किसी ने 25 लिए, किसी ने 30 नंबर लिए एक कोर्स के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके हम 10 स्टूडेंट जितने स्टूडेंट्स हैं उस पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास मीन आ जाता है। मीन हमें बेसिकली क्या बताता है, सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, कि सेंट्रल पॉइंट बताता है कि अगर एक स्टूडेंट के 90 मार्क्स हैं, एक के 20 मार्क्स हैं, तो इनके दरमियान में इट इज़ द पॉइंट। लेकिन इट इज़ सेंसिटिव टू एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़। जितनी लार्ज वैल्यू जितनी स्मॉल वैल्यू उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो मीन भी उतना एडजस्ट हो जाएगा। अगर एक वैल्यूज़ आ रही हैं 40, 50, 60, 70, इनके दरमियान सारी वैल्यूज़ हैं, तो इनका मीन इनके दरमियान में होगा। लेकिन अगर एक 90 और 20 है तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो मीन शिफ्ट करके अपनी पोजीशन डिफरेंट पे चला जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। The larger the standard deviation is, the more spread out the observations are. हमने पहले भी देखा था, पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएबिलिटी हम देखते हैं, वेरिएबिलिटी देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी कितनी दूर हैं। जैसे मैंने बात की, एक 90 पे है, एक 20 पे है, एक 50 पे है, बहुत दूर 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 वैल्यूज़ हैं। Now variance. The variance is a measure of variability.
It is the sum of square distance of data value from the mean divided by the variance divisor. The corrected standard deviation is the sum of square distances of value from the mean. Therefore, the variance is corrected standard deviation divided by n minus 1. We don't generally use variance as an index of spread because it is in squared units. Instead, we use standard deviation. क्या कहता है? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस भी मेजर करता है आपकी वेरिएबिलिटी, लेकिन क्योंकि वो स्क्वायर्ड वैल्यूज होती हैं इस वजह से हम वो उसको क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं होती तो इस वजह से हम वेरिएंस की फिगर, वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा नहीं यूज़ करते, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हमने अभी बात की थी स्क्यूनेस की, कर्टोसिस की. ये क्या बताते हैं? दीज आर द मेजर्स ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेफ्ट वाली फिगर है, अगर पॉजिटिवली है तो दूसरी फिगर है. Now skewness. Skewness measures the degree and direction of asymmetry. A symmetric distribution such as normal distribution has a skewness of 0. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने देखा था अभी नेगेटिव स्क्यूनेस में इस तरह करके कर्व था, नॉर्मल में दरमियान में कर्व होता और उसकी स्क्यूनेस 0 होती है. And distribution is that is skewed to the left. For example, the mean is less than the median has a negative skewness. हमने मीन, मीडियन, मोड 3 चीज़ें देखी थी. अब अगर मीन कम है, मीडियन ज़्यादा है तो नेगेटिव होगी, मीडियन कम है, मीन ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी. कर्टोसिस. Kurtosis is a measure of the heaviness of the tails of a distribution. A normal distribution has kurtosis 0. Extremely non-normal distributions may have high positive or negative kurtosis values, while nearly normal distributions have kurtosis very close to 0. Kurtosis भी जिसने skewness की बात की, नॉर्मल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कर्टोसिस भी 0 है. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ चल पड़े, अगर हाई वैल्यू जिस तरह बढ़ती जाएगी उतना आपकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होती जाएगी. Kurtosis is positive if the tails are heavier than the normal for a normal distribution and negative if the tails are lighter than for a normal distribution. दोनों में या टेल हैवियर हो जाती है या टेल लाइटर हो जाती है. नाउ केस प्रोसेसिंग समरी टेबल 2 की अगर हम देखें, राइटिंग स्कोर n की क्या वैल्यू थी? 200. परसेंटेज कितना है हमारा? टोटल सैंपल भी 200 का था तो परसेंटेज 100%. वैलिड n हमने बात की जिसके जो कि प्रेजेंट वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज में नहीं है. अगर प्रेजेंट वैल्यूज पूरी की पूरी 200 है तो इसका मतलब 100% है हमारा सैंपल. मिसिंग क्या है? n 0 है, परसेंटेज भी 0 होगी. टोटल क्या है? n 200 है, परसेंटेज 100% है. नाउ वैलिड जैसे अभी हमने पहले भी देखा था, दिस रेफर्स टू द नॉन मिसिंग केसेस. इन दिस कॉलम द n is given which is the number of non missing cases and the percentage is given which is the percent of non missing values. Missing. This refers to the missing cases. In this column the n is given which is the number of missing cases and the percent is given which is the percentage of the missing cases. Simple. Total. This refers to the total number of cases, both non-missing and missing. In this column the n is given which is the total number of cases in the data set and the percent is given which is the total percent of cases in the data set.
नाउ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर हम टी टेस्ट रन करते हैं, फिर अगर हम टी टेस्ट रन करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास किस किस की वैल्यू आ जाती है, मीन की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास मीडियन आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज आ जाती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है, स्क्यूनेस आ जाती है, कर्टोसिस आ जाता है। ये सारी के सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होता है, हमने डेटा एंट्री की एसपीएसएस में, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट रन किया, तो हमारे पास ये इस तरह का टेबल एक जनरेट हो जाता है, और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज अभी हमने देखी भी, हमने जाना कि ये वैल्यूज क्या होती हैं, इनका क्या मतलब है, इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अभी हम टेबल की बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। इस टेबल में अगर हम देखें, मीन की वैल्यू 52.7 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर बाउंड जो है 51.4 है, इंटरवल फॉर मीन जो है लोअर अपर बाउंड जो है 54.0 है, ट्रिम्ड मीन, मीडियन क्या है 54 है, वेरिएंस इज 89.8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9.47, मिनिमम 31, maximum 67, range is 36, interquartile range is 14.75, skewness is minus 4.82, skewness is minus 0.482, sorry. Skewness is minus 0.482, kurtosis is minus 0.750. Now statistics, ये descriptive statistics हैं इस टेस्ट के लिए। Standard error क्या है? These are the standard errors for the descriptive statistics. The standard error gives some idea about the variability possible in the statistic. Degree of error हमें बताता है standard error कि इतना हमारा डेटा के अंदर गलती हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है। मीन हमने अभी देखा, मीन क्या है, एवरेज है बेसिकली। 95% confidence interval for mean lower bound. This is the lower 95% confidence limit for the mean. If we repeatedly drew samples of 200 students writing test scores and calculated the mean for each sample, we would expect that 95% of them would fall between the lower and the upper 95% confidence limits. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, एक हमारा ए सिमेट्री है, सिमेट्रिक कर्व है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दरमियान में आपके मीन, मीडियन, मोड तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। अगर आपका मीन ज़्यादा है, मीडियन कम है, तो क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर हमारा आपका मीन कम है, मोड ज़्यादा है, तो नेगेटिवली स्क्यूड है। अब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर हम अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं, तो बीच का जो 95% एरिया है वो आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और साइड के जो 0.5% हैं वो आपका क्या है, एरर एरिया, जिसमें एरर लाई करता है। सो आपको डेटा की ऑथेंटिसिटी पता चलती है कॉन्फिडेंस इंटरवल से, कि अगर तो 95% एरिया में लाई कर रहा तो उसका मतलब है इट इज़ करेक्ट। This gives you some idea about the variability of estimate of the true population mean. True population mean क्या होता है? Population का एक sample mean होता है, एक population mean होता है। आपका अगर sample mean और population mean आपकी फिगर मैच करती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका mean it is a true mean. आपने एक पॉपुलेशन से आपने सैंपल ड्रॉ किया, सैंपल का मीन भी निकाल लिया, पॉपुलेशन का मीन भी निकाल लिया, दोनों अगर फिगर्स आपकी मैच करती हैं, तो इसका मतलब है आपका सैंपल इज
correct and your means are true. And 95% confidence interval for mean upper bound. This is the upper 95% confidence limit for the mean. हमने भी बात की थी अपर एंड लोअर की बात की थी, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, इन बिटवीन क्या है आपका इंटरवल एरिया है. ट्रिम्ड मीन, ट्रिम्ड क्या होता है? ट्रिम्ड सिंपली अगर इन सिंपल वर्ड्स देखें, अपर एंड लोअर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा 95% अपर 95% लोअर, बाकी के साइड्स हम काट दें निकाल दें, इन दोनों के दरमियान का जो इंटरवल है वो अगर हम सिर्फ यूज़ करें तो ट्रिम्ड मीन होगा. This is the mean that would be obtained if the lower and upper 5% of values of the variable were deleted. If the value of the 5% trim mean is very difficult from the mean, this indicates that there are some outliers. If the value of the 5% trimmed mean is very different from the mean, आपका जो पॉपुलेशन मीन है और एक आपका है सैम्पल मीन है, अगर सैम्पल मीन की वैल्यू बहुत डिफरेंट आ रही है पॉपुलेशन मीन से, तो इसका मतलब क्या है, आपने और क्या किया, आपने दोनों तरफ से 5% निकाल दिए, तो क्या है आपकी अगर डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब देयर वर आउटलायर्स जो कि आपके लाई कर रहे थे इस 5% रीजन के अंदर. However, you cannot assume that all outliers have been removed from the trimmed mean. Median. The median splits the distribution such that half of all values are above this value and half are below. Median क्या होता है? मीडियम दरमियान वाला पॉइंट होता है जिसके आधी वैल्यूज ऊपर होती हैं आधी नीचे होती हैं. सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन. ये सारी मैंने इसमें वो इंटरप्रिटेशंस वो डेफिनेशंस लिखी हैं विच आर वेरी सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ताकि आप अच्छी तरह से जान सकें कि टेबल में अगर इसकी वैल्यू ये आए तो इसका ये मतलब है. अगर टेबल में 54 आती है वैल्यू तो 54 इज दैट पॉइंट, मीडियन 54 है तो 54 इज दैट पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली आपका सैंपल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. वेरिएंस, हमने वेरिएंस जैसे पहले भी देखा, अभी हमने वेरिएंस की बात भी की. वेरिएंस हम कॉमनली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू. वेरिएंस की ही वैल्यू हम स्क्वायर्ड वैल्यू को लेके अंडर रूट लेते हैं उसका और n-1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है. स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे अभी हमने बात की इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. It measures the spread of a set of observations. The larger standard deviation is, the more spread out the observations are. कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से आपकी observations. जितनी ज़्यादा दूर दूर होंगी उतने आपकी standard deviation ज़्यादा होगी, उतना ये deviate कर रहे होंगे एक दूसरे से. Minimum, this is the minimum or the smallest value of the variable. आपका एक वेरिएबल है उसमें स्कोर्स हैं, जैसे टेस्ट स्कोर्स हैं, राइटिंग स्कोर्स हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू है स्कोर्स की वो 20 है, मैक्सिमम इज़ 90, तो मिनिमम और मैक्सिमम. रेंज, द रेंज इज़ द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ अ वेरिएबल. इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस. दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेंज कहलाती है. इट इज़ ईजी टू कंप्यूट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. हाउएवर इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव टू वेरिएबिलिटी. आपकी वेरिएबिलिटी से इंतहाई इनसेंसिटिव होती है. वेरिएबिलिटी कम हो या ज़्यादा हो इसको फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ अभी हमने टेबल में देखा था इंटरक्वार्टाइल रेंज. This interquartile range is the difference between the upper and the lower quartiles. It measures the spread of a data set. It is robust to extreme observations. Interquartile range क्या है? Difference between the upper and the lower quartile.
एक सेट है, आप उसको अगर 4 क्वार्टर्स में, 8 क्वार्टर्स में, 10 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर्स बनाते हैं वैल्यूज़ के, 3 वैल्यूज़ का एक क्वार्टर, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, इस तरह करते हैं। सपोज़ 12 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 4 क्वार्टर्स बना देंगे। अब जो ऊपर का फर्स्ट क्वार्टर और द लास्ट क्वार्टर के दरमियान वाला जो आपके रेंज है, दैट इज़ योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। स्क्यूनेस भी अभी हमने देखा। स्क्यूनेस हमें क्या बताती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताती है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है। मीन और मीडियन मोड की पोजीशन बताती है। मीन अगर कम हो, मोड ज़्यादा हो तो नेगेटिव होता है, अगर मीन ज़्यादा है और मोड कम है तो पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी अनदर टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेम एंड लीफ प्लॉट एक तरीका है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हम क्या करते हैं, राइटिंग स्कोर। अब हमने पिछली एग्जांपल जो देखी थी राइटिंग स्कोर की, उसमें अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, स्टेम और लीफ वैल्यूज़ हैं 3। अब अगर हम देखें हमारी स्टेम विड्थ इज 10, ईच लीफ इज़ 1 केस, तो हमारा अगर हम एक स्कोर्स देख रहे हैं, राइटिंग स्कोर देख रहे हैं कि आपका 10 में से कितने नंबर आते हैं। अगर आपका 3 नंबर आते हैं, 3 नंबर कितने लोगों के आते हैं? 3, आपने 3 के आगे लगा दिया 1। लीफ क्या है, एक दफ़ा 3 अकर हुआ तो लीफ 1 आ गया, दूसरी 3 अकर हुआ तो लीफ 2 आ गया, तीसरी 3 अकर हुआ तो लीफ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा आई, फिर कितनी दफ़ा है, फिर 4 दफ़ा है, फिर 2 दफ़ा है, फिर 3 की फिर फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 दफ़ा है। इस तरह हम क्या करते हैं, अब हमारे स्कोर्स है ना, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 3 लिखा, 3 का देखा कितनी दफ़ा टेबल में 3 आ रहा है, डाटा में 3 आ रहा है। आपने देखा डाटा में 5 दफ़ा 3 आ रहा है, तो उसके आगे स्टेम है, स्टेम 3 है, लीफ लगा दिया हमने उसके आगे 5, 5 1 1 लगा दिया या 5 लिख दिया। अब क्या आ रहा है, और ये हमने 1 1 इसके आगे लिखे, ये कितनी इसकी, इसको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। अब 5 हमारे पास है, 5 हमारा स्टेम है, स्टेम के आगे हमारी 4 लीव्स हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 हो गई। दिस इज हाउ टू, it is called stem and leaf plot, and this is how we calculate a frequency, we develop a frequency table. और फ्रीक्वेंसी की अगर हम जर्नल टर्म्स में बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आ सर्टन वैल्यू अकर्स। अभी हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल देखा, स्टेम एंड लीफ प्लॉट देखा। अब उसकी हम देख लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस भी देख लें। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी लीव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम टोटल करके टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर इन द टेंस प्लेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट line the stem is 3 and the leaves are 1. The value of the variable is 31. The 3 is in the tens place, so it is the stem. Leaf क्या है? It is the number in the first place of value of the variable. The number of leaves tells you how many of these numbers is in the variable. For example, on the 5th line there is 1 8 and 5 9s, hence the frequency is 6. This means that there is one value of 38 and 5 values of 39 in the variable right. अभी हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी टेबल की। फ्रीक्वेंसी हमने जब स्टेम एंड लीफ प्लॉट देखा तो हमने 2 बातें की थी उससे। लेट्स गो बैक टू स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ गया। यहाँ पे हमने 2 बातें की थी। फ्रीक्वेंसी हम कैसे लेते हैं,
फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स जो एक वैल्यू अकर कर रही है। अब अगर हम स्टेम एंड लीफ के पे इसको प्लॉट करें तो हमने पहले बात की थी कि एग्जांपल की जिसमें हमने कहा था 3 राइटिंग स्कोर्स हैं 3, 5, 7 कि 3 कितनी दफ़ा कर हो रहा है, 5 कितनी दफ़ा कर हो रहा है, उसको हम टोटल करके फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे। अब अगर हम देखें एक और वैल्यू है जैसे 31 है, 2 डिजिट्स हैं, 31 है, 41 है, 51 है, 3 है। अब 31 कितनी दफ़ा आपके डाटा में अकर हो रहा है? 4 दफ़ा। तो हम क्या करेंगे, 3 आपकी स्टेम में, बीच में फिर डेसिमल आ जाता है, फिर 1 कितना है, 31 4 दफ़ा, तो 1 हमने 4 दफ़ा लिख दिया। 41 4 स्टेम है, डेसिमल है, फिर 1 हमने 4 दफ़ा लिख दिया, और जो 1 है हमने 4 दफ़ा लिख के उसको टोटल करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। 57 है, 5 हमारी स्टेम है, बीच में डेसिमल है, 7 है, 7 10 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 7 को 10 दफ़ा लिखा, लेकिन हमने जब उसको टोटल किया तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस इज़ हाउ आ स्टेम एंड लीफ टेबल वर्क्स और आ स्टेम एंड लीफ प्लॉट वर्क्स। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, जिसके अंदर हम अपनी क्वार्टाइल्स को प्लॉट करते हैं, ए बी सी डी ई। ए क्या है, दिस इज द मैक्सिमम स्कोर अनलेस देयर आर वैल्यूज मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ the interquartile range above Q3 in which it is the third quartile plus 1.5 times the interquartile range. The difference between the first and the third quartile. पहला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू हमारी, इसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। बी क्या है, सेकंड क्वार्टाइल है। सी क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है। डी फोर्थ क्वार्टाइल है। ई फिफ्थ क्वार्टाइल है। B is the third quartile, Q3 also known as the 75th percentile. B, third quartile. C is the median, also known as the 50th percentile. It is the first quartile, Q1 also known as the 25th percentile. Now, another method of plotting is box plot. अभी हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी देखा था, अब दिस इज द बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में हम क्या करते हैं, अपनी क्वार्टाइल्स को प्लॉट करते हैं। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, इसमें क्या है, ए क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर, maximum unless there are more values than 1.5 times of the interquartile range above Q3। और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, अगर 1.5 टाइम्स Q3 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या बना देते हैं, हमारा मैक्सिमम रेंज है। और इसे हम एक और चीज़ क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हमारा ए बी सी डी। अब हमारा जो ए है, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, ए अगर हम उसको उल्टा देखें, ए हमारा फर्स्ट बनता है या ए हमारा लास्ट क्वार्टाइल बनता है, डी हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल बनता है, बी हमारा जो है थर्ड क्वार्टाइल है, सी हमारा मीडियन है। दोबारा से हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बॉक्स प्लॉट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्वार्टाइल्स को प्लॉट करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन वी विल गो बैक टू आवर बॉक्स प्लॉट। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर, ए क्या था, ए जो था वो हमारा मैक्सिमम स्कोर अनलेस देयर आर वैल्यूज मोर देन 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज अबव Q3।
फिर आ जाते हैं बी, दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल, Q3 है, ऑल्सो नोन एज 75th परसेंटाइल. C is the median, Q2 also known as the 50th percentile. 4 है ना, पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू है जी जो Q3 ज़्यादा होनी चाहिए, फिर Q3 हमारा 75th परसेंटाइल है, फिर हमारा आ जाता है Q2 आ जाता है जो हमारा मीडियन भी और 50th परसेंटाइल है, फिर Q1 आ जाता है, D इज़ द Q1 जो कि हमारा 25th परसेंटाइल है. E क्या है, दिस इज़ द मिनिमम स्कोर unless there are values less than 1.5 times the interquartile range below Q1, in which case it is the first quartile minus 1.5 times the interquartile range. अब हम इसको बॉक्स प्लॉट को दोबारा देखते हैं. हमने एक्सप्लेनेशंस एक दफ़ा देखी अच्छी तरह से. A हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम हमारा क्या है, वैल्यू है. बी क्या है, हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, जैसे 75th परसेंटाइल भी कहते हैं. सी क्या है, हमारा मीडियन है. मीडियन क्या होता है, जो आपको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में. और सी हमारा 50th परसेंटाइल भी है, क्योंकि 50% ऊपर 50% नीचे. डी क्या है हमारा, डी हमारा Q1 है, 25th परसेंटाइल है. ई क्या है, हमारी मिनिमम रेंज. ए मैक्सिमम, ई मिनिमम, बी 75th परसेंटाइल या Q3 थर्ड क्वार्टाइल, सी Q2 है और 50th परसेंटाइल, डी Q1 है और 25th परसेंटाइल है. दिस इज हाउ वी प्लॉट वैल्यूज ऑन अ बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट से हमें क्या पता चलता है, हमें क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस पता चलती हैं, क्वार्टाइल्स पता चलता है. नाउ लेट्स सी अनदर टेबल. एक अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, उसमें दो ग्रुप्स हैं. एक है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की हमने कंसंट्रेशन देखनी है. दो ग्रुप्स में, एक है जो कि डाइट से कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, एक है जो कि एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं. और टोटल हमारा क्या है, पॉपुलेशन इस 40. सैंपल हमने दो ड्रॉ किए 2020 के. 20 डाइट, जो लोग डाइट से कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, और 20 जो कि एक्सरसाइज से. अब हमने इसमें इनकी सिग्निफिकेंस देखनी है कि भाई डाइट से कोलेस्ट्रॉल जल्दी कम होता है या आपकी एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल जल्दी कम होता है. जब हमने इनका मीन निकाला तो डाइट का क्या आया, 6.1 आया, एक्सरसाइज का 5.7 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.51 और 0.38 आई, स्टैंडर्ड एरर जो इसका 0.11, इसका 0.08 है. नाउ अब हमने क्या किया, टी टेस्ट रन किया. सिग्निफिकेंस जानने के लिए टी टेस्ट रन किया. टी टेस्ट के लिए हमने पहले हमने एफ टेस्ट भी देखा. सबसे पहले एफ टेस्ट में हमने क्या किया, हमारी वैल्यू आई 0.314 आई और सिग्निफिकेंस क्या आई 0.579 आई. फिर हमने जब टी टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स देखे, हमने इक्वालिटी ऑफ मीन्स का क्या मतलब है, हमने देखना है दोनों. हमने शुरू में बात की थी कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त देख रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स, उसमें हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देख रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस देख रहे हैं. हम देख रहे हैं इस वक्त मीन्स के दरमियान वेरिएबिलिटी कितनी है. अब एक डाइट से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल कम किया है, एक एक्सरसाइज से कम किया, इन दोनों का जो स्कोर है उसके दरमियान कितनी वेरिएबिलिटी है. उसके लिए हमने पैरामीट्रिक टेस्टिंग में हमने टी टेस्ट लगाया. अब टी टेस्ट की हमारे पास वैल्यू है 2.4 आई, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब 38 आई, सिग्निफिकेंस क्योंकि टू टेल टेस्ट है 0.020, दोनों के मीन्स का डिफरेंस कितना है 0.35 आया, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस कितना है 0.14 है. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमने कैलकुलेट किया. अब अगर हम इसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हम इंटरप्रेट करके देखेंगे कि विच वन इज ट्रू. वी कैन सी दैट द ग्रुप मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. ठीक है,
as the value in the significance two-tailed row is less than 0.05, अगर 0.05 हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95 तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05, अगर 0.05 से सिग्निफिकेंस कम है तो क्या करते हैं, वी कैन सी दैट दोज पीपल दैट अंडरटुक द एक्सरसाइज ट्रायल हैड लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल at the end of the program than those that underwent a calorie controlled diet. ये देखें जी, इसमें हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस हमारी 0.020 जो कि 0.05 से कम है। इसका क्या मतलब है कि हमारा ये टेस्ट हाँ जो है वो दो चीज़ें हैं ना, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड, और जो कि हमें क्या बताता है कि एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कम हुआ एट द एंड ऑफ द टेस्ट, डाइट से कोलेस्ट्रॉल इतना कम नहीं हुआ। सिग्निफिकेंस जो है 0.05 से कम है, जिसका मतलब है कि टेस्ट जो है हमारा ठीक है, टेस्ट की सिग्निफिकेंस ठीक है। This study found that overweight, physically inactive male participants had statistically significant lower cholesterol concentrations at the end of the exercise training program versus after a calorie controlled diet. Degree of freedom 38 था and P की वैल्यू क्या है 0.020 और P की वैल्यू 0.020 है और हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट लोअर कोलेस्ट्रॉल इन द एक्सरसाइज ग्रुप 5.8 है और दूसरे में 6.15 है। तो हमें इन स्टैटिस्टिक्स, इन फिगर्स को देख के क्या पता चला, हमें इन सब को देख के ये पता चला कि हमारे एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज करते थे उनके अंदर एट द एंड ऑफ प्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम था रादर देन जो कि लोग डाइट पे थे। नाउ हम क्या अभी देख रहे हैं, हम डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स देख रहे हैं। उसमें हमने एक और पैरामेट्रिक टेस्ट शुरू में बात की थी कि हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे एनोवा भी कहते हैं। ये क्या करता है, मीन्स ऑफ टू पैरामेट्रिक सैंपल्स को कंपेयर करता है। हम इसको कब यूज करते हैं, एक एग्जांपल से अगर हम इसे स्पेसिफाई करें, इज देयर अ डिफरेंस इन द मीन हाइट ऑफ प्लांट्स ग्रोन अंडर रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। कि अगर हम प्लांट्स ग्रो करें रेड लाइट में, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट में, तो इनका जो मीन है उसमें क्या मीन हाइट में कोई डिफरेंस है। तब अगर हम ये जानना चाहें कि मीन हाइट्स किसकी ज़्यादा है, रेड वाले की ज़्यादा है, ब्लू वाले की या ग्रीन वाले की ज़्यादा है, तो उसके लिए हम एनोवा यूज़ करते हैं। या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ रिसर्चर फेड काउज ऑन 4 डिफरेंट फूड्स। एट द एंड ऑफ मंथ फीडिंग ही वेड द काउज, use an ANOVA test to determine if the different foods resulted in the differences in growth of the cows. उसने, एक रिसर्चर ने 4 किस्म की 4 बैल थे, गाय थीं, जिनको उसने 4 किस्म का खाना खिलाया, फूड दिया। अब वो चारों फूड और एक उसने आफ्टर अ टाइम पूरा महीना उसने खिलाया। महीने के बाद उसने देखा कि चारों का वज़न देखा और उसने जानने की कोशिश की कि कौन सा फूड जो था वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, किस फूड की वजह से ज़्यादा वेट बढ़ा। तो ये एक टेबल है जिसमें वेट दिए हुए हैं आपकी काउस के, और वो हमें बताते हैं कि फूड 1 जो था सबसे कम, उसकी वजह से वेट बढ़ा, फूड 2 की वजह से और ज़्यादा बढ़ा, फूड 4 की वजह से और ज़्यादा बढ़ा, फूड 3 की वजह से सबसे ज़्यादा वेट गेन किया काउज ने। हमने इस टेस्ट में क्या जाना, हमने इस टेस्ट में ये देखा, एनोवा के थ्रू हमने ये देखा कि आपके 4 ग्रुप थे, 4 काउज थी, चारों को डिफरेंट फूड दिया गया, तो किस
फूड की वजह से सबसे ज़्यादा वेट गेन हुआ किस ग्रुप का? जब इस तरह की सिचुएशन हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम एनोवा भी कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पहले हमने देखे पैरामीट्रिक टेस्ट देखे थे। पैरामीट्रिक टेस्ट हमने कौन से देखे थे? डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। जब हम डिफरेंस बिटवीन द मीन्स बात करते हैं उसमें फिर पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक के अंदर हमने एक टी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एनोवा देखा। नॉन पैरामीट्रिक के अंदर हमने बात की थी कि हम साइन टेस्ट देखेंगे, रैंक टेस्ट देखेंगे और दो टेस्ट और देखेंगे। द साइन टेस्ट कंपेयर्स द मीन ऑफ टू पेयर्ड नॉन पैरामीट्रिक सैंपल्स। दो लेकिन पेयर्ड नॉन पैरामीट्रिक सैंपल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ डिफरेंस इन द गिल विड्रॉल रिस्पॉन्स ऑफ एपिलेसिया? एपिलेसिया जो है ये एक फिश है, जो कि एक मछली है जो कि समुंदर में और डीप सी के अंदर रहती है। फिर से हम एग्जांपल दोबारा देखते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन द गिल विड्रॉल रिस्पॉन्स ऑफ एपिलेसिया इन नाइट वर्सेस डे? और ये मछली जो है क्या करती है? एपिलेसिया एक मछली है जो कि डीप सी में समुंदर के अंदर रहती है, और ये क्या करती है? अपने जो गिल्स होते हैं जहाँ से सांस लेती है, जो पर होते हैं, उनको सुकेड़ लेती है, बंद कर लेती है या खोल लेती है। रात को बंद कर लेती है, दिन को खोल लेती है, दिन को खोल लेती है, रात को बंद कर लेती है। हमने उसका ये रिस्पॉन्स देखना है। ईच सब्जेक्ट हैज़ बिन टेस्टेड वंस एट नाइट एंड वंस ड्यूरिंग द डे। अब ये दो पेयर्स बन गए हमारे पास। एक रात का डाटा है हमारे पास, एक दिन का डाटा है, और जितने हमारे सब्जेक्ट्स थे, जितनी मछलियाँ थी, उन सबको हमने एक दफ़ा रात को टेस्ट किया, एक दफ़ा दिन को टेस्ट किया। और अब दो तरह का डाटा बन गया, एक रात का डाटा, एक दिन का डाटा। अब तीन मछलियाँ हैं, सब्जेक्ट 1, 2, 3। तीनों मछलियाँ जो हैं, रात का रिस्पांस उनका, एक पहली मछली का रात का रिस्पांस 2 है, दिन का रिस्पांस 5 है। 2 का मतलब है कि उसने रात को 2 दफ़ा अपने गिल्स बंद किए, डे में वो 5 दफ़ा बंद करती है। जो दूसरी मछली है वो रात में 1 दफ़ा उसने गिल बंद किए और दिन में 3 दफ़ा किए। तीसरी मछली जो है वो रात में उसने 2 दफ़ा गिल्स बंद किए और दिन में भी 2 दफ़ा गिल्स बंद किए। इस तरह की अगर सिचुएशन हो जिसमें 2 पेयर्स डाटा के हों, आपके पास 2 तरह का डाटा आ जाए, तो आप क्या करते हैं? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जब लगाना हो तो फिर हम साइन टेस्ट लगाते हैं। ये टेबल है, टेबल ऑफ अल्फा सिग्निफिकेंस। इसके लिए अगर हमने साइन टेस्ट लगाने के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है तो हम इस टेस्ट को कंसल्ट करेंगे, प्लसेस और माइनसेस को। साइन टेस्ट बेसिकली हमें क्या बताता है? प्लस पर हमें डायरेक्शन बताता है, प्लस बताता है या माइनस बताता है। तो हमने देखना है कि अगर हमारी जो है फिगर जो है, हमारी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -2 है, -2 वर्सेस 3, +3, तो हमारा क्या ग्राफ बनेगा? वो किस रीजन में आएगा? अब ये 3 रीजन्स हैं, रिजेक्ट H0, फेल टू रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0। दरमियान में हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, अगर इसमें आता है तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट नॉन पैरामीट्रिक डिफरेंस ऑफ द मीन्स टेस्ट इज फ्रीडमैन टेस्ट। फ्रीडमैन टेस्ट क्या है? इट इज लाइक द साइन टेस्ट, कंपेयर्स द मीन्स ऑफ पेयर्ड नॉन पैरामीट्रिक सैंपल्स फॉर मोर देन 2 सैंपल्स। हमने जो सैंपल टेस्ट में बात की थी उसमें 2 सैंपल्स हमने लिए थे, 2 ग्रुप बनाए थे। अब अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप हो तो फिर हम फ्रीडमैन यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम वही पुरानी पिछली जो हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें, उसमें हमने एपिलेसिया एक फ़िश देखी थी जो कि समुंदर के अंदर रहती है। हमने 3 मछलियाँ ले ली, 3 सब्जेक्ट्स ले लिए हम, और वो उस फ़िश की खासियत ये है कि वो अपने गिल्स जो है जहाँ से वो सांस लेती है वो बंद कर लेती है, अंदर की तरफ सुकेड़ लेती है। तो हमने देखा कि वो दिन में कितनी दफ़ा सुकेड़ती है, रात में कितनी दफ़ा सुकेड़ती है, और फिर हमने साइन टेस्ट उसके ऊपर लगाया।
अब अगर हमने देखना है कि दिन में कितनी दफ़ा सुकेड़ती है, दोपहर में कितनी दफ़ा सुकेड़ती है, आफ्टरनून में और शाम में कितनी दफ़ा सुकेड़ती है, तो दो से हमारे पास 3 ग्रुप्स हो गए। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? फ्रीडमैन टेस्ट यूज़ करते हैं। टेबल ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज़ फॉर द फ्रीडमैन टेस्ट एट द 0.5 अल्फा लेवल। हमारा क्या है सिग्निफिकेंस लेवल? अल्फा क्या है? 0.05। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा। फिर तो हम इसमें देखें कि k-1 इज़ हमारा क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। k की वैल्यूज़ दी हुई है, -1 इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, और b की वैल्यू दी हुई है और क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसके फॉर्मूले के अंदर डालें, हमें k की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर क्रिटिकल वैल्यू जो है हमारी 0.05 से कम है या ज़्यादा है, तो वो हमें डिटरमाइन करेगा कि हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर इसी तरह एक टेस्ट और हमने देखा, रैंक सम टेस्ट। रैंक सम टेस्ट क्या करता है? कंपेयर्स द मीन ऑफ 2 नॉन पैरामीट्रिक सैंपल्स। और इसके अंदर क्या करते हैं हम? देयर इज अ डिफरेंस इन द गिल विड्रॉल रिस्पॉन्स ऑफ एपिलेप्सी इन नाइट वर्सेस डे। ईच सब्जेक्ट हैज बीन टेस्टेड वंस ड्यूरिंग द डे और नाइट और ड्यूरिंग द डे। अनपेयर्ड डाटा। हमने साइन टेस्ट की बात की थी। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द साइन टेस्ट। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमारे सब्जेक्ट्स थे, हमारे पास 3 मछलियाँ थी। तीनों मछलियों को हमने सुबह भी देखा था कि गिल बांधे हैं या खुले हैं, शाम को भी देखा था गिल बांधे हैं खुले हैं, गिल्स जहाँ से सांस लेती है। अब हम इसमें क्या करते हैं? रैंक सम में क्या करते हैं? जो पहली मछली है उसको सिर्फ सुबह हमने देखा, दूसरी मछली को शाम को देखा, बस। तीसरी मछली को फिर सुबह देख लिया। हम हर मछली को सुबह शाम नहीं देख रहे। और इसके लिए हम क्रिटिकल वैल्यू इसकी ढूंढने के लिए हम किस तरह से टेबल यूज़ करते हैं? सैम्पल साइज फॉर n2 और सैम्पल साइज फॉर n1। आपका n1 जो है आपका एक ग्रुप है, उसकी जो नंबर ऑफ आपका सैंपल है, दूसरे का नंबर ऑफ सैंपल है, उन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में मैच करते हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। नाउ another test for non-parametric testing of differences of means is Kruskal-Wallis test. It compares the means of more than 2 non-parametric non-paired samples. Very simple. हमने 4 टेस्ट देख लिए अभी तक। नॉन पैरामीट्रिक, डिफरेंसेस ऑफ मीन्स, जो कि हमें बताते हैं डिफरेंसेस ऑफ मीन्स बताते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक बताते हैं। पैरामीट्रिक में भी डिफरेंसेस ऑफ मीन्स के हमने 2 टेस्ट देखे थे। टी टेस्ट देखा था, ठीक है। अब हमने नॉन पैरामीट्रिक और कौन सा? नॉन पैरामीट्रिक और डिफरेंसेस ऑफ मीन्स में नॉन पैरामीट्रिक के हमने 4 देखने। 2 जो टेस्ट हैं वो दे डील विद पेयर्ड डाटा, 2 जो हैं वो दे डील विद अनपेयर्ड डाटा। पेयर्ड डाटा में क्या था? पहला था हमारा टेस्ट साइन टेस्ट, दूसरा था हमारा पास फ्रीडमैन टेस्ट, तीसरा था रैंक टेस्ट, चौथा है क्रस्कल-वालिस। साइन टेस्ट में हमने क्या किया था? हमने साइन टेस्ट में 3 मछलियाँ ली थी। तीनों मछलियों को हमने सुबह और शाम 2 ग्रुप्स बना दिए थे। सुबह भी उनको टेस्ट किया, शाम को भी देखा कि गिल्स खुले हैं बांधना है। फ्रीडमैन में क्या किया था? हमने सुबह दोपहर शाम 3 ग्रुप्स बना दिए थे। हमारे पास क्या था? पेयर्ड डाटा जो सैंपल था हमारा ग्रुप था वो बढ़ गए थे। फिर हमने रैंक सम में देखा। रैंक सम में क्या किया? हमने अनपेयर्ड था। हमने रैंक सम में भी देखा यही कि हमारा रिस्पॉन्स ही देखा कि मछलियां जो हैं वो सुबह क्या रिस्पॉन्स है, शाम को क्या रिस्पॉन्स है, लेकिन हमने पेयर डाटा नहीं था हमारा। जिस मछली को हमने सुबह देखा उससे हमने शाम को नहीं देखा, जिसको शाम को देखा हमने उससे सुबह नहीं देखा। अब क्रस्कल-वालिस में क्या होता है कि हमने जिस मछली को हमने सुबह देखा उसे हमने दोपहर में नहीं देखना, जिसको दोपहर में देखा उसे हमने शाम में नहीं देखना। हमने एक दफ़ा ही दिन में मछली को देखना है, या सुबह या दोपहर या शाम। दिस इज़ अनपेयर्ड।
There is a difference in the gill withdrawal response of aplysia in night versus day. Each subject has been tested once, either during the morning, afternoon or evening. Unpaired data. अनपेयर्ड डाटा ना, हमने अभी बात की कि पेयर्ड डाटा में हमने नॉन पैरामीट्रिक डिफरेंसेस ऑफ मीन्स के 2 टेस्ट देखे थे. एक हमने देखा था साइन टेस्ट, एक फ्रीडमैन्स टेस्ट. अनपेयर्ड डाटा में भी फिर 2 टेस्ट हैं, एक है रैंक सम और एक है क्रुस्कल-वालेस. और इसका ये क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ये टेबल है N1, N2, N3 और उसके अगेंस्ट हमने क्रिटिकल वैल्यू देखनी होती है. Now we have come to the end of this session. आज का सेशन जो था उसमें मेन टॉपिक एक ही था, डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स. और हमने डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स में जब देखा कि हमने क्या देखा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग समरीज जिसमें केस प्रोसेसिंग समरी बड़ी सिंपल होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल सैम्पल साइज़ क्या था, हमारी पॉपुलेशन क्या थी, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं और जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं. फिर फ्रीक्वेंसी देखा, फिर हमने टी सैम्पल टेस्ट देखा. बेसिकली आज हमारा ये सारी तो हमने इंटरप्रिटेशंस देखी. जो आज हमारी मेन जो हमने बात की वो ये थी कि हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं डिफरेंसेस फॉर मीन्स के लिए, बिटवीन द मीन्स के लिए, और नॉन पैरामीट्रिक कौन सा. और जो मेन टेस्ट हमने पैरामीट्रिक में देखा वो टी टेस्ट था. फिर हमने नॉन पैरामीट्रिक में 4 टेस्ट देखे. अनपेड डाटा के 2 टेस्ट थे, 2 हमारे पेड डाटा के थे. पेड डाटा में हमने साइन टेस्ट देखा, फ्रीडमैन्स देखा. अनपेड में क्रुस्कल-वालेस देखा और हमने रैंक सम देखा. तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. Thank you very much.